आइए नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। सेम है, बाकी आप लोग देख लीजिए। एक्सरसाइज ये है 3.6 एक नंबर क्वेश्चन है। वो पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन कराए थे, इसका 1 नंबर। आज यहाँ पे 1 का 2 नंबर और 4 नंबर 2 इक्वेशन लिखे हैं, इसको सॉल्व करना है। सेम ही है, 2 इक्वेशन दिया गया है। ये जो फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, इसको रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में है, ये अलग क्वेश्चन है। जो भी ये दोनों लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, कन्वर्ट करना है। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद तब इसको सॉल्व करना है। तो इस टाइप का मैथ्स में क्या पकड़ेंगे हम बोले थे करने के लिए। देखिए ये 2 है, मतलब 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसी तरह यहाँ पे 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इक्वल टू -1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट करेंगे, जैसे पिछले वाले मैथ्स में 1/x इक्वल टू p पकड़े थे, यहाँ पे 1/√x इक्वल टू p पकड़ेंगे। कुछ नहीं है, मेथड वही है बनाने का। इतना इक्वल टू p पकड़ लिए, 1/√y इक्वल टू q पकड़ लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 1/√x इक्वल टू p पकड़ने से 2p हो जाएगा, प्लस 3 1/√y मतलब q, तो 3 × q, तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1/x मतलब p पकड़े हैं, तो 4p हो जाएगा माइनस 9q हो जाएगा इक्वल टू -1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, जैसे पिछले मैथ्स में किए थे। देखिए यहाँ पे 9q माइनस में है, यहाँ पे 3 प्लस में है। तो ये जो ये माइनस, ये दोनों अगर सेम हो जाए, ये q वाला पार्ट दोनों सेम हो जाए, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कट जाएगा। तो ये 9 है, यहाँ 3 है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 × 2 मतलब सभी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 6p प्लस 3 × 3 9q इक्वल टू 3 × 2 6, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, उसको ऐसे के वैसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिए, इक्वेशन नंबर 2 इसी को इसी रहने दिए। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, 6p प्लस 9q इक्वल टू 6, और 2 नंबर इक्वेशन ए है। अब देखो ये प्लस 9 और माइनस 9q कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 क्या है, 6p प्लस 9q। देखिए जब प्लस दो इक्वेशन को जब प्लस या माइनस करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस होता है, राइट हैंड साइड प्लस होता है। तो प्लस करने के जब प्लस करते हैं दो इक्वेशन को, तो किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। इसको पहले लिखिए या फिर इसको पहले लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड में ए है ना इक्वेशन नंबर 3 का, और इक्वेशन नंबर 2 का ए है लेफ्ट हैंड साइड में। तो या तो इसको पहले लिखिए या फिर इसको पहले लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कब, जब हम लोग प्लस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही माइनस करेंगे, तो इक्वेशन नंबर जो पहले लिखेंगे उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले लिखेंगे, उसको फिर माइनस साइन देंगे, उसका जो इक्वेशन लिखे हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला फिर उसके बाद लिखेंगे। क्योंकि ये प्लस है तो कहीं भी किसी को भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम प्रैक्टिस वही करेंगे कि 3 नंबर इक्वेशन पहले है तो 3 नंबर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट पहले लिखें। तो 6p प्लस 9q करना क्या है, प्लस करना है, तो प्लस कर दिए। और इधर में क्या है, 4p माइनस 9q, इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4p माइनस 9q इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड में 6 है और करना क्या है, प्लस, तो प्लस दिए। उसका राइट हैंड साइड में क्या है, -1, तो -1 ऐसे नहीं दे सकते, दो अरिथमेटिक साइन ऐसे खुला नहीं रह सकता है, ठीक है। इसको ब्रैकेट देंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ पे अगर माइनस अगर करना होता तो भी हमको ब्रैकेट में देना पड़ता है, क्योंकि माइनस ये जो 2 टर्म है ना, 2 टर्म को अगर माइनस कर रहे हैं, किसी भी दो, यहाँ पे 2 टर्म है, माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। अगर सिंगल टर्म रहेगा तो माइनस ब्रैकेट नहीं भी देने से चलेगा। लेकिन बोलिएगा कि यहाँ पे क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है, इसलिए यहाँ देना पड़ा, क्योंकि ये ओपन हो जाता, 2 अरिथमेटिक साइन ओपन में नहीं रह सकता। जो भी हो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को प्लस किए, तो देखिए +9 -9 तो घट कर 0 हो जाएगा। ये 6p है ना, 6p और 4p दोनों ऐड होकर हो गया 10p, और ये हो जाएगा 6 प्लस इंटू माइनस -1, क्या हो जाएगा 10p इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू
ये 10 जो है नीचे आएगा, 5 का नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 1/2, p इक्वल टू 1/2। यहाँ तक आ रहा है ना नीचे। हाँ, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। p इक्वल टू 1/2 मिला, ठीक है। अब ये p का वैल्यू जो 1/2 है यहाँ पुट करेंगे तो x मिल जाएगा, और जो x मिल जाएगा उसका वैल्यू देखिए, पहले पिछले वाला क्वेश्चन में क्या बोले थे, p का वैल्यू मिल जाएगा तो फिर q का वैल्यू भी निकालिए, ठीक है। उसके बाद p और q का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, p का वैल्यू अगर मिल गया, p का वैल्यू अगर मिल गया, जैसे p का वैल्यू हाफ मिला ना, अब यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। नाउ ये क्या था हमारा 1/√x इक्वल टू p पकड़े थे ना हम, तो ये 1/√x का 1/√x लिखे हैं, p के जगह में क्या निकला हमारा 1/2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इंटू 1 √x ही हुआ, 2 इंटू 1 2 हुआ। लेकिन हमको वैल्यू क्या का चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। ये जिस वेरिएबल में है, ये √x वेरिएबल में नहीं, वेरिएबल क्या है, ओनली x है, √x नहीं, तो x का वैल्यू चाहिए हमको। तो x का वैल्यू करने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर किए तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो x बचा, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो x का वैल्यू कितना मिला 4। अब ये जो x का वैल्यू 4 है, वो यहाँ पे आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं y का, या फिर यहाँ से q का वैल्यू निकाल के q का वैल्यू यहाँ पुट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे p का वैल्यू 1/2 आया ना, ये जो हमारा इक्वेशन 1 2 3 मिला, कहीं पे भी पुट कर दीजिए, p का वैल्यू जहाँ आपको मानना सुविधा हो, जहाँ हो वहाँ पुट कर दीजिए। तो हम ये जो अगर 1 नंबर इक्वेशन में पुट करते हैं, नाउ पहले भी सॉल्व करना सिखा दिए हैं, पुट p इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर p का वैल्यू पुट किए तो 2 इंटू p है ना, p का मतलब 1/2 मिला, प्लस 3q इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a और a कैंसिल हो गया, मतलब 2 इंटू हाफ, मतलब हाफ को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 ही होगा, या फिर ये नीचे 2 है ऊपर 2 है, कैंसिल हो गया तो 1 बचा। तो यहाँ 3q इधर में है 2, ये जो 1 बचा है उधर जाके -1, तो 2 - 1 1, तो यहाँ से 3q इक्वल टू 1 हुआ, तो q इक्वल टू 1/3 हुआ। q इक्वल टू कितना मिला 1/3। ये जो q इक्वल टू 1/3 मिला, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 1/√y इक्वल टू q का वैल्यू मतलब क्या मिला 1/3। तो सेम वही करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √y इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या हो गया, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो y बचा, 3 का स्क्वायर 9 बचा, तो x का वैल्यू 4 मिला और y का वैल्यू 9 मिला। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे उस समय, अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते हैं, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट ये जो x का वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू निकला है, वो डायरेक्ट यहाँ पे या फिर यहाँ पे पुट कर अगर कैलकुलेशन कर सकते हैं तो भी आंसर सही ही आएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पी और क्यू में इक्वेशन लिखे हैं तो पी और क्यू में ही सॉल्व करें, लेकिन आप या फिर यहाँ पी और क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर एक फिर से बोल रहे हैं पी और क्यू का वैल्यू निकाल के पी और क्यू का वैल्यू यहाँ पुट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, आंसर सही है। पहले ये दो इक्वेशन बनाइए, पहले पी का वैल्यू निकालिए फिर क्यू का वैल्यू निकालिए। अब पी के जगह में पी का वैल्यू बैठा दीजिए और क्यू का जगह में क्यू का वैल्यू बैठा दीजिए, आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ये वाला चीज़ हम बताएंगे नहीं, सिर्फ समझा देते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 1/√x था, यहाँ पे 1/√y था। इस टाइप का क्वेश्चन में देखिएगा x वाला पार्ट जो है ना सेम होता है और y वाला पार्ट भी सेम होता है। जैसे यहाँ भी √x है तो यहाँ भी √x ही होगा, यहाँ √y है तो यहाँ भी √y ही होगा। उसी तरह यहाँ देखिए x - 1 है तो यहाँ भी x - 1 है, x - 2 है तो यहाँ भी x - 2 ही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे इसको बनाए वैसे ही बनाएंगे। जैसे इसको मिटा देते हैं, जैसे देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1/x - 1 प्लस 1/y - 2। 1/y - 2 कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 हो सकता है, इक्वल टू 2 है। उसी तरह 6 ×
1/x-1 -3 इंटू 1/y-2 इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे वही सेम करेंगे, जैसे यहाँ 1/√x को p पकड़ लिए थे, तो यहाँ भी 1/x-1 को p पकड़ेंगे। ठीक है, जब 1/x-1 को p पकड़ेंगे, 1/y-2 को q पकड़ेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू पी, 5p प्लस ये 1/, ये तो पूरा ही है, एक ही सेम ही चीज़ है, तो यहाँ q ही हो जाएगा इक्वल टू 2। और इधर में क्या हो जाएगा, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 को जैसे सॉल्व करना है सॉल्व कीजिए। मान लिया कुछ आ गया, p का वैल्यू मान लिया कुछ आया, मान लिया p का वैल्यू कुछ आया, p का वैल्यू मान लिया 6 ही आया। जब p का वैल्यू आया 6, तो p का वैल्यू को कहीं भी पुट कर दीजिएगा तो q का वैल्यू भी आ जाएगा। अब इस p का वैल्यू को यहाँ बैठा दीजिएगा, जैसे अगर 1/x-1 p अगर सपोज 6 आया कि नहीं हमको नहीं पता, अगर सपोज 6 आया तो यहाँ 6 लिखेंगे, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू x-1, तो यहाँ से 1 इक्वल टू 6x माइनस 6 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ये 1 ये -6 जाकर +6, इधर में 6x पहले से बचा रहेगा, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 6x, तो x इक्वल टू 7/6। एक ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसा वैल्यू निकलेगा। तो जब x का वैल्यू मिल जाएगा तो y का वैल्यू भी मिल जाएगा, जैसे पिछले वाला मैथ में सॉल्व किए थे उसी तरह। ठीक है, तो जो भी हो ये हम बता देते हैं। यहाँ पे p का वैल्यू निकलता है 1/3 और q का वैल्यू निकलता है 1/3। दोनों यहाँ पे p का वैल्यू भी 1/3 निकलेगा और q का वैल्यू भी 1/3 निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जब यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू 4 मिलेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे p और q मिल जाएगा, और p और q का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x का वैल्यू 4 मिलेगा और y का वैल्यू 5 मिलेगा। सब मैथ्स बनाना क्या ज़रूरी है, आप खुद से बनाइए, खाली हम तरीका बता दिए हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वही सेम क्वेश्चन है 3.6 एक्सरसाइज का 1 का 7 नंबर। इस टाइप का फिर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये भी तो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए ये यहाँ पे 1/x+y है, यहाँ भी x+y है, यहाँ x-y है, यहाँ भी x-y है। ये तो कोई हमारे लिए सुविधा हो गया। तो हम लोग क्या पकड़ लेंगे, लेट 1/x+y इक्वल टू सेम p पकड़ लीजिए, 1/x-y इक्वल टू q पकड़ लीजिएगा। तो ये का क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 1/x+y है, तो 1/x+y का मतलब p हुआ, तो 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह यहाँ से लिखेंगे तो 15p माइनस 5q इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गया, तो सॉल्व कीजिए, जो मेथड से सॉल्व करने का सॉल्व कीजिए। एलिमिनेशन मेथड भी ईजी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी ईजी होता है। अगर एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करें तो क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दोनों को सेम करके ऐड कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों सेम कैसे होगा, एलिमिनेशन मेथड जब बताए थे तो याद कीजिए, तो उसमें क्या बोले थे, जिसको सेम करना है उसका कोफिशिएंट से इन दोनों को, ये पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और इसका कोफिशिएंट से दूसरा वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इक्वल क्या करना चाहते हैं, हम इक्वल क्यू को करना चाहते हैं। तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 का जो क्यू का कोफिशिएंट है, माइनस साइन छोड़कर, माइनस नहीं लेना है, सिर्फ कोफिशिएंट प्लस पार्ट ही लेना है। ठीक है, ये माइनस नहीं लेना है, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसी तरह इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही बोल रहे हैं हम लोग क्यू को इक्वल करना चाहते हैं, तो इसका जो क्यू का कोफिशिएंट है 2, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें। चूँकि यहाँ पे क्यू का कोफिशिएंट क्या है, -5 है, लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, माइनस साइन से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस पार्ट ही लेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 ही लेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 10 जा 50, 5 2 जा 10 क्यू और 5 4 जा 20। उसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 15 2 जा 30p माइनस 2 5 जा 10 क्यू इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ देखिए क्या बोले थे, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऐड होता है, और राइट हैंड साइड ऐड होता है। ये हो जाएगा कितना,
ये तो p है ना, बार बार q क्यों होता है। ये 10q है, 10q, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो गया। ये हो गया 80p और ये हो जाएगा 16, नहीं तो दिखा देते हैं क्लियर करके। 20 प्लस माइनस माइनस 4 तो हो जाएगा 16। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकला 80p इक्वल टू 16 मिला ना, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, इसका नीचे आ जाएगा 16/80। तो 16 का टेबल में 5 टाइम्स में 80 होता है, तो p इक्वल टू 1/5 मिला। उसी तरह q का वैल्यू आपको, p का वैल्यू 1/5 मिला, तो p का वैल्यू इस दोनों में से कहीं पे पुट कर दीजिए। ठीक है, आइए पुट करते हैं। पुट p इक्वल टू 1/5 इन 1, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 10 इंटू p का वैल्यू 1/5 पुट कर दिए, प्लस 2q इक्वल टू -4 है, तो ये हो जाएगा कट के, ऊपर 10 है नीचे 5 है, कट के 2 हो गया, प्लस 2q इक्वल टू 4। तो यहाँ से 2q इक्वल टू a4 है, प्लस 2 इधर जाके -2 हो गया, तो q इक्वल टू a4 -2 2 हुआ, और ये 2, ये जो 2 है ये क्रॉस होके यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, तो q इक्वल टू 1 हुआ। तो p और q का वैल्यू मिल गया, तो p और q का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, नाउ ये जो हम लोग जो पकड़े थे 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या पकड़े थे, p का वैल्यू कितना है 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू इतना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही होगा, और 1 इंटू 5 कीजिएगा तो उतना ही होगा। ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। इसको इक्वेशन कुछ और नाम दे दीजिए, इसको 5 नंबर नाम दे दीजिए। और उसी तरह q का जब पुट कीजिएगा 1/x माइनस वाई इक्वल टू q का वैल्यू कितना मिला 1, तो 1। सेम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू इतना इतना ही होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 6। अब ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5 निकला, x माइनस वाई इक्वल टू 1 निकला। तो यहाँ से आपका x और y का वैल्यू आप लोग इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 + 1 6/2 3 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब वो x का वैल्यू जब 3 मिल गया तो 3 बैठाइए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सॉल्व करना आपके लिए है। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 हुआ। तो सिर्फ देखने में इतना ऐसे हार्ड लग रहा है, लेकिन करेंगे, एक जो प्रोसेस है उससे आराम से धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन हमारा सब सही होना चाहिए। कुछ नहीं किए, ये जो 1/, इसको p पकड़ लिए, इसको q पकड़ लिए। पिछले वाले एकदम स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन में 1/x इक्वल टू p पकड़े थे। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन आया 1/√x इक्वल टू p पकड़े थे। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन आया उसमें क्या आया था, शायद x माइनस 1 इक्वल टू p पकड़े थे, और एक y माइनस 1 इक्वल टू p पकड़े थे, ऐसा था। और इस वाला क्वेश्चन में 1/x प्लस y इक्वल टू p पकड़े। तो प्रोसेस बनाने का तरीका वही है, सिर्फ ये जो टर्म सब है ये अलग अलग है। ठीक है, तो इसको p q पकड़ लिए तो एक इक्वेशन a बना, एक इक्वेशन 2 बना। तो 2 इक्वेशन को सॉल्व का नाम सीखे ही हैं, कोई भी मेथड से सॉल्व कीजिए। ये अब हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। देखिए, जैसे ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम सीखे a1x प्लस b1y, तो एक्स वाई में ही आएगा। ये वेरिएबल p और q में आया, और कुछ नहीं। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड तरीका है लीनियर इक्वेशन लिखने का, वो सही वैसा होना चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में आ गया, तो इसको सॉल्व करके हम p एंड q का वैल्यू निकाल लिए। लेकिन एट लास्ट हमको निकालना क्या है, बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन विच दिस इक्वेशन इज रिटन। ये जो इक्वेशन है जिस वेरिएबल में लिखा गया है उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। ये हमारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है। ये हमारा x और y वेरिएबल में लिखा गया है, तो हमको x और y का वैल्यू चाहिए। इसलिए p और q का वैल्यू निकालें। p का वैल्यू यहाँ पुट किए, q का वैल्यू पुट किए, तो हमको फिर से एक इक्वेशन बन गया, वो x और y वेरिएबल में बन गया। तब तो आसान हो गया। अब इसको फिर से सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो x y का वैल्यू आएगा। p और q का वैल्यू तक निकाल के रखिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये जो है ये सेम है, ये 8 नंबर क्वेश्चन 1 का 8 है। तो तरीका वही है। देखिए, पहले वाला को हम क्या बोले थे, नीचे वाला ध्यान दीजिएगा। यहाँ 3x प्लस वाई है, यहाँ भी 3x प्लस वाई है, 3x माइनस वाई है, यहाँ भी 3x माइनस वाई है। इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो कोशिश कीजिएगा इक्वल करने का। देखिए,
हम क्यों बोल रहे हैं, अगर सपोज ये क्वेश्चन को ऐसे कर दिया होता, इसको मल्टीप्लाई करके अगर आपको क्वेश्चन दे दिया होता, अगर ये यहाँ पे 6x प्लस 2y लिख दिया होता, -1/6x माइनस 2y लिख दिया होता, अब -1/8 होता, सपोज ये वाला चीज़ नहीं रहता, ए वाला लिखा हुआ रहता और ए वाला लिखा हुआ रहता, तब कैसे बनाते? तब खुद से सोचना है कि नीचे वाला जो पार्ट है उसको इक्वल करना है, ये जो है इक्वल करना है। ये 3x प्लस 2y है, 3x प्लस 2y है ना, तो देखिए या तो अगर इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो अगर ये किसी एक पार्टिकुलर इक्वेशन में अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रत्येक टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बोले, उसका एवरी टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला तरीका ये था कि इसको सभी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देने का पहला तरीका था। 1/2 से पूरा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू, इधर भी 1/2 से ये पूरा को मल्टीप्लाई कीजिए, सब टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 × 1 1 हो गया, 2 × 3x प्लस 2y, प्लस का प्लस लिखें, 1 × 1 1, फिर 2 से 6x माइनस 2 × y 2y, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 3/8। तो ये वाला चीज़ हमको मिल जाएगा। कब? हम क्यों किए इसको? क्योंकि हमको इक्वल करना था। तो यहाँ 6x प्लस 2y, यहाँ देख रहे हैं 3x प्लस 2y है, तो देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करने से गलत हो जाएगा, लेकिन नीचे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, नीचे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई लिखें। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो देखिए अब दोनों इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, वही सेम, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ इक्वल है, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ इक्वल है, तो इसको क्या पकड़ेंगे, लेट 1/6x प्लस 2y इक्वल टू क्या पकड़ेंगे, p। उसी तरह 1/6x माइनस 2y इक्वल टू q पकड़ लेंगे। तो ये जो है 1/6x प्लस 2y इक्वल टू p जो पकड़े, तो यहाँ भी तो 1/6x प्लस 2y ही है, तो ये तो डायरेक्ट p हो जाएगा, प्लस q हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। और ये दूसरा वाला पार्ट भी वही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/6x प्लस 2y इक्वल टू, तो p पकड़े हैं, तो यहाँ ये भी हो जाएगा p माइनस q इक्वल टू -1/8। ये तो कितना आसान हो गया, डायरेक्ट मिल गया कि क्या, ये p प्लस क्यू इक्वल टू इतना मिल गया, p माइनस क्यू इक्वल टू इतना मिल गया। तो p का वैल्यू क्या होगा, अगर ये एक प्लस में है और एक माइनस में, ऐसा अगर होता है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू अगर ऐसा होता है, पिछले क्वेश्चन में बताए हैं x प्लस वाई था, x माइनस वाई था, तो x का वैल्यू क्या लिखे थे और अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए p प्लस क्यू इक्वल टू इतना है, p माइनस क्यू इक्वल टू इतना है, तो p और q का वैल्यू एकदम बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, आसान तरीका है निकालने का। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3/8 प्लस -1/8, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले कर लेते हैं कैलकुलेशन। 8 एलसीएम आया, 3 माइनस 1 होगा। इसको और थोड़ा डिटेल्स में दिखा देते हैं, क्यों कन्फ्यूजन में रहिएगा। -1/8 हो जाएगा, नीचे में 2 रहेगा, ये फिर ये नीचे में 2 का 2 लिखिए, ये 8 एलसीएम आया, 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 2/8/2। ये जो 8 है वो नीचे आ जाता है, क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, 2/2 × 8 हो गया, तो p का वैल्यू 1/8 हुआ, p का वैल्यू 1/8 हुआ, p का वैल्यू 1/8, ठीक है। देखते हैं p का वैल्यू 1/8 हुआ, तो p का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं, कहाँ गया a, p का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जो है हमारा एक अलग x और y, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में p का वैल्यू जब पुट किए थे तो वो दूसरा जो इक्वेशन आ गया था हमारा xy वेरिएबल में आ गया था, उसी तरह यहाँ भी p का वैल्यू जब पुट करेंगे तो xy वेरिएबल में आ जाएगा, फिर वो xy को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली लास्ट में x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू भी 1 आएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं, ये पहला तरीका है, ठीक है। ये पहला तरीका है सॉल्व करने का, क्या, नीचे वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए, जो लेट करेंगे दोनों इक्वल रहेगा तब ना लेट करेंगे, यहाँ भी एक चीज़ पकड़ लेंगे, यहाँ भी एक चीज़ पकड़ लेंगे, तो वहाँ भी सेम चीज़ वो हम लोग वैल्यू पुट कर सकेंगे। तो ये 3x यहाँ पे हम क्या बोले थे, अगर ये पार्ट नहीं है, अगर ये
पार्ट नहीं है। अगर ए दिया गया है तब क्या करेंगे, तो सोचेंगे करना क्या है। तो सोचने से क्या मालूम चला कि देख रहे हैं कि इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए वाला चीज़ आ जाएगा। तो सिर्फ 2 से कोई एक टर्म को या 2 टर्म को मल्टीप्लाई करने से नहीं होता। किसी पार्टिकुलर इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस इक्वेशन का हर एक टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको 1/2 से सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी किए, सबको किए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो हमको ये वाला चीज़ मिला, तो ये दोनों चीज़ इक्वल हो गया था तो बना दिए थे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसको फिर मिटाते हैं। दूसरा तरीका फिर देखिए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है। हम क्या बोले थे, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो ये 3x + y है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ से अगर 2 को वापस निकाल दें, यहाँ से अगर 2 को वापस कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे भी 3x बचेगा, क्योंकि 6 में क्या है, 6 = 2 × 3 है। 2 को अगर जब बाहर निकाल दिए तो अंदर में 3 बचा, x का x प्लस ये 2 को, तो 2 में क्या है, 2 × 1 है, तो 2 को तो बाहर निकाल दिए तो बचा क्या, 1 × y, 1 × y माने y। उसी तरह यहाँ भी 3 को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3x - y, सॉरी 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, 3x - y = -1/8। अगर ये वाला चीज़ नहीं है, ये वाला चीज़ दिया गया है तो इसको हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले लिए, देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। तो अब फिर वही सेम तरीका है, उस समय लेट क्या हो जाएगा, 1/3x + y = p हो जाएगा और 1/3x - y = q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p + q = 3/4 और ये हो जाएगा ये 1/2। हम लोग 1/3x + y को ही ना सिर्फ p पकड़े हैं, 2 का तो 2 रहेगा ही, 1/2 × p हो जाएगा, -1/2 q हो जाएगा = -1/8 हो जाएगा। तो हो जाएगा p/2 - q/2 = -1/8। इसको 2 एलसीएम लीजिएगा तो p - q = -1/8, p - q इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन आपका a मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन a मिल जाएगा। तो उसको सॉल्व कर दीजिएगा, p और q का वैल्यू निकलेगा, जो भी निकलेगा। लास्ट में जब p और q का वैल्यू फिर से जब यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपको फिर से 2 इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, फिर से 2 इक्वेशन मिलेगा। तो इस इक्वेशन को जब फिर सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला चीज़ मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना आप लोगों के हाथों में है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा बात क्या है, इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये वाला चीज़ दे दिया गया है। तो हम लोग को पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि बराबर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ये लोग बराबर करके ऑलरेडी दे दिया है। 3x + y, यहाँ भी 3x + y अभी जैसे बनाए हैं वैसे ही बनेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में p और q का वैल्यू कुछ अलग अलग आएगा। ये लास्ट वाला जो तरीका बताए हैं उसमें p का वैल्यू आएगा 1/4 और q का वैल्यू आएगा 1/2। फिर उसको सॉल्व कीजिएगा x y का, तो अल्टीमेटली लास्ट में तो x y का सेम ही वैल्यू आएगा ना, तो फिर भी x y का वैल्यू सेम ही आएगा। तो आप इक्वेशन को कैसा लिखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है वैल्यू p और q का, लेकिन एट लास्ट x y का वैल्यू जो है सेम ही आएगा, आप किसी भी तरीके से बनाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सेम 1 नंबर क्वेश्चन का 3.6 एक्सरसाइज का ये 1 का 5 है और 1 का 6 है। ये दोनों इक्वेशन देखने में अलग अलग लग रहा है, क्या ये दोनों अलग अलग है? हम दोनों को साथ क्यों लिखे, कोई तो रीज़न होगा। देखिए दोनों इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वेशन सेम है। देखिए अगर हम लिखें 7x - 2y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5xy हो जाएगा। उसी तरह 8x + 7y = इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15xy होगा। दोनों इक्वेशन अब देखिए सेम जैसा लग रहा है, xy 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 xy, इधर में भी xy, इधर में भी xy, सेम ही है, दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिखे हैं। लेकिन इसको क्वेश्चन में इस तरह से लिख दिया गया है, इसको क्वेश्चन में इस तरह से लिख दिया गया है। ठीक है, इसका जो सेकंड लाइन होगा ये ऑलरेडी यहाँ पे ये लोग क्वेश्चन में कर दिया है। अगर इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करते हैं, अगर इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं तो उस समय हम लोग सोचेंगे पहले c को अकेला करो, a1x + b1y + c होता है ना, मतलब एक रियल नंबर होना चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट नंबर जैसा
मतलब एक नंबर जैसा होना चाहिए तभी तो सी होगा, एक नंबर होना चाहिए तभी तो सी होगा। तो ये पूरा को क्या करते हैं, एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, पूरा को एक्स वाई से डिवाइड कर दिए। जैसे इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दें, क्या बोला है, किसी भी चीज़ से अगर डिवाइड कीजिएगा अभी किसी इक्वेशन को या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका हर एक टर्म को उसी से करना पड़ेगा। तो इसको भी एक्स वाई से डिवाइड किए प्लस इसको भी एक्स वाई से डिवाइड किए इक्वल टू इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिए। उसी तरह इधर भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिए, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिए प्लस इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिए और इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद देखिए ये क्या होगा, ओके एक चीज़ और क्लियर करवा देते हैं। डिवाइड करना है ना, तो 6x प्लस 3y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 6xy बाई एक्स वाई। उसी तरह 2x प्लस 4y बाई एक्स वाई इक्वल टू 5xy बाई एक्स वाई। पहले जो लिखे थे वो भी सही लिखे थे, वो गलत नहीं था। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा। उसी तरह 2x प्लस 4y बाई एक्स वाई इक्वल टू ए भी एक्स कैंसिल हो गया तो 5 बचा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, ये जिस तरीका में है ये भी उसी तरीका में है। ये भी इतना x प्लस माइनस वाई जो भी है, प्लस हो चाहे वाई हो, x प्लस वाई बाई एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई, इधर भी एक नंबर, इधर भी नंबर, इधर भी नंबर, अब सेम हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन था उस समय सेम नहीं था। तो कोई बोलेगा कि ऐसा वाला आप बंदा बताए थे, ऐसा वाला नहीं बताए थे, तो ऐसा बोलना गलत है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे इसको रिड्यूस किया जाए लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या किए थे हम, पहले सोचे थे कि इसको एक नंबर बनाएंगे, तो एक्स वाई से सबको डिवाइड कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिए और राइट हैंड साइड भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई से डिवाइड करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरा को एक्स वाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6x प्लस 3y ये पूरा को एक्स वाई से डिवाइड किए और ये पूरा को एक्स वाई से डिवाइड किए। उसी तरह इधर कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद ये वाला चीज़ को फिलहाल छोड़ के रखे हुए हैं और ये वाला चीज़ को ये एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बचा, दोनों को एक जैसे अब ला दिए। अब दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे तो आप दूसरा वाला सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो वही सॉल्व करने का तरीका क्या है बताते हैं, इसी को बनाते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको यहाँ तक रिड्यूस करके छोड़ दिए, बाकी आप प्रोसेस कीजिएगा जैसे इसका करेंगे। देखिए ये पूरा का नीचे एक्स वाई का मतलब ये पूरा को एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई सभी जितना भी टर्म है सभी को एक्स वाई डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जितना टर्म है, दो टर्म है, दोनों को एक्स वाई डिवाइड कर रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह 8x को भी एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं प्लस 7y को भी एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं, इधर में हो जाएगा 15। अब देखिए ये x और x कैंसिल हो गया, इंटू का साइन है ना, x इंटू एक्स और y के बीच में इंटू का साइन है, 7 और x के बीच में इंटू का साइन है, तो डिवाइड हो जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएगा तो 7/y माइनस y कैंसिल हो गया तो 2/x इक्वल टू 5। ये x कैंसिल हो गया 8/y, ये कैंसिल हो गया तो 7/x, इधर का 15 का 15 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी बनाए हैं। बोलेगा पहले x और y था तो क्या असुविधा है, लिख लो ना, लिखने में क्या जाता है। -x वाला पार्ट को पहले लिख सकते हो। ऑलवेज याद रखना, पहले प्रॉपर्टी क्लास 6, 7, 8 में सीख चुके हो, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव, मतलब a प्लस बी जितना होगा b प्लस ए भी उतना ही होता है, ठीक है। उसी तरह a इंटू बी जितना होता है b इंटू ए भी इतना होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज हमेशा किया कीजिए, कोई घबराने वाला ही बात नहीं है। तो इसको अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको सिर्फ पहले लिखें, -2/x और 7y को बाद में लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है। इसके सामने माइनस साइन है रहा माइनस साइन, इसके सामने प्लस साइन है रहा प्लस साइन इक्वल टू 5। उसी तरह यहाँ 7/x प्लस 8/y इक्वल टू 15 हो गया। अब याद कीजिए एक नंबर क्वेश्चन हम बताए हैं कि नहीं, एक नंबर क्वेश्चन यही था ना। एक नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, एक नंबर क्वेश्चन था 1/2x। अच्छा ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन जो बताए थे वो 2/√x वाला, उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो कुछ नहीं है, यहाँ भी सेम वही है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये -2 × 1/x लिख सकते हैं, प्लस 7 × 1/y लिख सकते हैं इक्वल टू 5। उसी तरह 7 × 1/x, ये बार बार इतना स्प्लिट करके लिखना नहीं है आपको, आपको समझाने के लिए हम बार बार ये वाला चीज़ स्प्लिट करके लिखते हैं। वहाँ से आप पकड़ लेंगे, लेट 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q। तो ये क्या हो जाएगा, ये -2p प्लस
7Q इक्वल टू 5 और उधर में और ये वाला क्या हो जाएगा 7P प्लस 8Q इक्वल टू 15। ये दो इक्वेशन मिल जाएगा। ये ऐसा क्यों आया, ठीक ही है। -2P प्लस 7Q इक्वल टू 5 एंड 7P प्लस 8Q इक्वल टू 15, दो इक्वेशन आया। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपका काम है, बता दिए हैं, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। P इक्वल टू 1 आएगा और Q इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन हमको x और y का वैल्यू निकालना है। P इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 आएगा। जब उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो उस समय आपके उसके बाद नो डाउट जब यहाँ पे 1 आएगा P का वैल्यू, तो 1/x इक्वल टू, अगर ये P है ना, 1/x इक्वल टू अगर P अगर 1 आया तो यहाँ से x इक्वल टू भी 1 ही होगा, और 1/y इक्वल टू अगर Q आया है तो Q का वैल्यू भी 1 ही आया, तो y का वैल्यू भी 1 ही आएगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में x इक्वल टू 1 आएगा, y इक्वल टू भी 1 आएगा। ये 5 नंबर इक्वेशन के लिए। ये 6 नंबर इक्वेशन तो बता ही चुके हैं, जैसे इसको किए हैं उसी तरह इसको कीजिएगा। तो यहाँ पे P का वैल्यू आएगा 1 और Q का वैल्यू आएगा 1/2। यहाँ पे P का वैल्यू आएगा 1, Q का वैल्यू आएगा 1/2 इस इक्वेशन के लिए। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू 2 आएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा और y का वैल्यू 2 आएगा। तो 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। तो 3.2 का जो एक का सभी बना दिए हैं, सिर्फ 3 नंबर क्वेश्चन है उसको लिख के अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से सब आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, ये भी लीनियर इक्वेशन में नहीं है, इसको पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए कितना आसान था, ये नीचे में x आके झमेला कर दिया ना, ये y तो कितना बढ़िया था, सीधा था, लिखा हुआ था, ये x वाला फ्रैक्शन में लाके झमेला कर दिया। तो फ्रैक्शन वाला x जैसे सीखे हैं वैसे ही बना लेंगे। देखिए यहाँ भी वैसे ही है, 4 × 1/x है, ये 3y का वैसे का वैसे रहने दीजिए, और यहाँ पे 3 × 1/x है, -4y जैसे का वैसे रहने दीजिए। फिर वही लेट कीजिए, लेट 1/x इक्वल टू p। तो y को क्या पकड़ेंगे, क्या जोर से पकड़ने का, छोड़ दीजिए, y तो सीधा में है। तो 1/x इक्वल टू p अगर पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4p प्लस 3y इक्वल टू 14, ये हो जाएगा 3p माइनस 4y इक्वल टू 23, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब क्या घबराने का बात है कि हम लोग सीखे हैं x और y में और p और q में, यहाँ तो p और y आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा कोई नियम है क्या x y में ही सॉल्व करना है, ऐसा तो नहीं है। तो इसको सॉल्व करना है अब, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन हो गया, ये लीनियर इक्वेशन ही हो गया, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या है, p और y है। ये भी वेरिएबल p और y में ही लीनियर इक्वेशन है। ऐसा नहीं है कि हमको लीनियर इक्वेशन लिखना है तो एक्स वाई में ही लिखेंगे या पी क्यू में ही लिखेंगे या के एल में ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आप लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं किसी भी दो वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल पी है और वेरिएबल वाई है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करना हम नहीं बताएंगे बार बार, पी का वैल्यू निकलेगा 5, पी का वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा 5 और y का वैल्यू क्या निकलेगा -2। सॉल्व करने का तरीका 3 तरीका है आपके पास, कोई भी तरीका से बना लीजिएगा। p का वैल्यू 5 निकलेगा और y का वैल्यू -2 निकलेगा। तो जब इसको वैल्यू सब पुट कीजिएगा तो सिंपल है। यहाँ देखिए p का वैल्यू जब 5 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1/5। उसी तरह y का वैल्यू, और y का वैल्यू तो ऑलरेडी निकल ही चुका है, सवाल ही नहीं है दूसरा सॉल्व करने का। बताइए कितना इजी हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू और y का वैल्यू निकलेगा। तो लेकिन हमको इक्वेशन क्या में दिया गया था, x और y में, तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू तो हमको इक्वेशन सॉल्व करने के साथ साथ मिल जाएगा। तो सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। तो ये जो p का वैल्यू निकला है उसको यहाँ बैठाएंगे, p का वैल्यू 5 बैठाएंगे। जैसे 1/x इक्वल टू p का वैल्यू हम लोग को 5 निकलेगा, तो 5 बैठाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1/5 आएगा और y का वैल्यू ऑलरेडी पहले ही निकल चुका होगा। तो उससे भी आसान हो गया, खाली थोड़ा देखने में ओड जैसा दिख रहा है लेकिन हो गया आसान। तो देखिए एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 3.6 का 1 नंबर का जितना भी है सब हम करवा चुके हैं, 1 नंबर का पूरा करवा चुके हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, करीब 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसी वीडियो में आपका जो एक्सरसाइज है
3.6 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसी में करवा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ वर्ड है, देख लेते हैं। रितु कैन रो का मतलब होता है रो का मतलब होता है जो बोट जो हम लोग चप्पू से चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं ना। वो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, वो चप्पू आगे थोड़ा अच्छा चौड़ा होता है, इस टाइप का जो होता है, ठीक है। इससे हम लोग बोट जो चलाते हैं तो चला के आगे की ओर जाते हैं, ठीक है। उसको रोइंग बोलते हैं, ठीक है। रोइंग इंग्लिश में ROWING रोइंग, हिंदी में उसको प्रोनाउंस करते हैं रोइंग, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, रोइंग। तो जो ऋतु जो है वो रो कर रहा है, ठीक है, मतलब चप्पू चला रही है, नाव चला रही है। अब एक नया वर्ड आया डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। सिंपल समझ लीजिए, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हैं, वाटर करंट किसी भी डायरेक्शन में तो जाएगा। ये अगर वाटर करंट इधर से इधर जा रहा है, वाटर करंट पानी जो है इधर की ओर जा रहा है, और आप रोइंग भी इधर ही सेम ही दिशा में कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब नाव चला के भी, चप्पू चला के भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। लेकिन अगर आप पानी की धारा इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और रोइंग भी आप इधर ही कर रहे हैं, रोइंग भी इधर कर रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम में कहलाएगा, ठीक है, समझ लीजिए। और पानी की दिशा भी इधर ही जा रहा है, ये वाटर करंट है, ये वाटर करंट है, मतलब पानी की धारा है, पानी की धारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन आप जो रोइंग कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, रोइंग जो क्या रहा है, चप्पू जो चला रहे हैं आप इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अप स्ट्रीम। इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, मतलब धारा के साथ, और अप स्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट में, धारा के अपोजिट में अप स्ट्रीम, और धारा के साथ में जाने को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहेंगे। मतलब पानी का धारा अगर इधर से उधर जा रहा है, हम चला के भी उधर जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम, लेकिन पानी उधर जा रहा है, हम उसका अपोजिट में चला रहे हैं, उल्टा चला रहे हैं, तो वो हो जाएगा अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम, STREAM, अप स्ट्रीम। अब एक बात देखिए, पानी जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में अगर चप्पू चलाइएगा तो जल्दी जल्दी चलेगा, है ना, क्योंकि पानी का धारा भी, मतलब पानी भी उसको बहा के ले जाता है। जैसे पानी की दिशा में अगर कोई तैरता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी तैरेगा, क्यों, क्योंकि उसमें उसका भी अपना फोर्स लग रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है, और पानी का जो धार है वो भी उसको मदद कर रहा है आगे जाने के लिए। तो जैसे ही डाउन स्ट्रीम में जाएंगे उस समय स्पीड जो होगा ज़्यादा हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। स्पीड ज़्यादा होने का मतलब कम समय में ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर लेगा, कम समय में ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर लेगा। लेकिन जैसे ही अप स्ट्रीम होगा, पानी का धारा उधर जा रहा है, हम चला के उधर से आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एक ढकेलना का जैसे हो जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा कम हो जाएगा, मतलब कम वो सेम समय में, मतलब मान लिया अगर इसमें अगर 2 घंटा में अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो इसमें 2 घंटा में क्या होगा, उससे कम किलोमीटर में जाएंगे। अगर इस पर डाउन स्ट्रीम में 2 आवर्स में अगर 10 किलोमीटर जाते हैं तो अप स्ट्रीम में सेम टाइम में कम किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, कम किलोमीटर। क्यों, क्योंकि पानी का धारा जो है हमको धक्का मार रहा है, हम जाना चाह रहे हैं उधर, लेकिन पानी का धारा इधर आ रहा है, तो पानी का धारा हमको धक्का मार रहा है। पानी का धारा धक्का मार रहा है तो कम जाएंगे ना। मान लिया कोई ऐसे पैदल चल रहा है, इधर सीधा जा रहा है, और उधर से उसका दोस्त आया, उसको ऐसे करके धक्का दे रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, तो इधर तो शक्ति लगेगा। पहले जिस रफ्तार से आगे जा रहा था, दोस्त को धक्का देने के बाद उस रफ्तार से आगे नहीं भी जा पाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, देखिए पानी का धारा जिस दिशा में है उस दिशा में अगर आप नाव चला रहे हैं तो आप डाउन स्ट्रीम में रो कर रहे हैं, और पानी की धारा के अगेंस्ट में आप नाव रो कर रहे हैं तो आप अप स्ट्रीम में रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अप स्ट्रीम में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को। मान लिया पानी की धारा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और इधर से चप्पू चला के कोई जाएगा तो ये क्या जाएगा, अप स्ट्रीम में जाएगा, तो उसको ज़्यादा शक्ति लगेगा। लेकिन वही अगर ऊपर से कोई नीचे की ओर आएगा तो पानी की धारा तो इधर है, ऊपर से पानी की धारा तो नीचे ही आएगा ना, और वो चप्पू भी, मतलब रो भी इसी दिशा में कर रहा है, तो वो डाउन स्ट्रीम में ही आएगा, इस समय उसका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है।
बढ़ ही जाएगा, नो डाउट। पानी और पानी भी उसको हेल्प कर रहा है, वो भी चला रहा है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, तो आगे बढ़ेगा। तो जब डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो आदमी का जो पावर है वो, या फिर आदमी का जो स्पीड है, जो भी नाव चला रहा है उसका स्पीड और वाटर का स्पीड, दोनों का स्पीड जो होता है ऐड हो जाता है। कब? जब नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऊपर की ओर आ जाएंगे तो आदमी का स्पीड और पानी का स्पीड, दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से माइनस होगा। जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, जब एक सिंपल सा बात है, जब एक दूसरे को मदद कर रहे हैं तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। लेकिन जब एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की ओर, यानी पानी की धारा के दिशा की ओर। तो पानी की धारा के दिशा की ओर ऋतु क्या कर रही है? रोइंग कर रही है। तो अगर 2 घंटा में 20 किलोमीटर गया, 2 घंटा में 20 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन जैसे वो अप स्ट्रीम में चला रही है तो 2 घंटा में सिर्फ 4 किलोमीटर ही जा रहा है। अरे कैसे होगा? होगा ही। अप स्ट्रीम मतलब क्या? पानी का धारा को अपोजिट चलाना है, तो धारा को अपोजिट तो ज़्यादा शक्ति लगेगा, लेकिन एक आदमी की शक्ति तो वही है, तो शक्ति ज़्यादा लगेगा तो कम समय, उसी सेम समय में वो कम किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अब ये बता दिए थे, ठीक है, क्योंकि अपोजिट दिशा में जा रहा है तो शक्ति लगेगा, तो वो थोड़ा कम धीरे धीरे चला पाएगा। और इसके कारण क्या होगा? डाउन में वो 2 घंटा में 20 किलोमीटर चला जा रहा है, और इधर अप में जब आ रहा है तो 2 घंटा में सिर्फ 4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, क्लियर। बोला है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, पानी ना उधर जा रहा है ना पानी इधर आ रहा है, मतलब पानी का धार किधर भी नहीं जा रहा है। उस समय ऋतु का रोइंग स्पीड क्या होगा? फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी। पानी का धार कुछ नहीं है, ना पानी का धार इस तरफ आ रहा है ना किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, पानी का धार रुका हुआ है। उस समय ऋतु का जो है रोइंग स्पीड क्या होगा, ठीक है, वो निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द करंट। करंट का मतलब ये नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं, स्पीड ऑफ द करंट मतलब वाटर करंट। करंट मतलब धार होता है, प्रवाह लिखते हैं हिंदी में, धार प्रवाह। पानी का धार का स्पीड क्या होगा? पानी जो चल रहा है उसका स्पीड क्या हुआ, मतलब पानी अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो कितना जल्दी यहाँ तक आ जाएगा, कितना टाइम में यहाँ तक आएगा, उसके अनुसार उसका स्पीड निकलता है, ठीक है। ठीक है, मैथ्स बनाते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं, स्पीड होता क्या है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। जैसे ये जो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 घंटा में गया है, तो ये क्या है? 20 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है, और 2 आवर्स क्या है? टाइम है। तो इस कंडीशन के लिए स्पीड क्या होगा? इस कंडीशन के लिए स्पीड क्या होगा? फर्स्ट केस में स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? 20 किलोमीटर, और टाइम कितना है? 2 आवर्स। हो गया। तो क्या ये स्पीड होगा? नहीं, स्पीड हमेशा जो है यूनिट टाइम में निकाला जाता है। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, 1 आवर हो, जो भी हो यूनिट में निकालेंगे। जैसे यहाँ 2 आवर्स है तो ये स्पीड ऐसा गलत हो जाएगा, इसको काट कूट कर छोटा करना है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर, और नीचे में क्या हो जाएगा? 2 तो कट गया, तो सिर्फ आवर्स लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो स्पीड हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? डिस्टेंस बाय टाइम। याद करके रखिएगा, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे वही सेम XY जो पकड़ते हैं, बोला है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ठीक है। अब आया बहुत ज़रूरी पार्ट समझने वाला। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर px किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि शांत पानी में वो जो नाव चलाती है ऋतु, उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। स्पीड इतना ही क्यों पकड़ें? क्योंकि क्वेश्चन में यही यूनिट में दिया गया है, किलोमीटर है, आवर है,
किलोमीटर है, आवर है, इसलिए हम जो एक्स और वाई पकड़ेंगे वो भी किलोमीटर पर आवर में ही पकड़ेंगे। ये हो गया स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, हम एक्स पकड़ें और स्पीड ऑफ द करंट वाई पकड़ें। अब देखिए समझने वाला बात, हम बताए थे ना, जब डाउन स्ट्रीम में जाइएगा, जब जिस तरफ पानी का धार है उसी तरफ जाइएगा, तो उस समय आपका स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम, जैसे ही डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, पानी की दिशा की ओर जाएंगे, तो दोनों का स्पीड जो है ऐड होके वो आगे भागेगा। दोनों का स्पीड मतलब जो शांत, जैसे मान लिया कोई, हम ऐसे मतलब सपोज नॉर्मली ऐसे जा रहे हैं, मतलब अपना नॉर्मल अवस्था में ऐसे जा रहे हैं, पीछे से आकर कोई धक्का मार देगा तो मेरा स्पीड बढ़ नहीं जाएगा। तो कितना स्पीड बढ़ेगा, वो जिस स्पीड से वो धक्का मारेगा वो स्पीड और मेरा स्पीड, दोनों स्पीड जुड़कर जितना होगा उतना स्पीड से हम आगे भागने लगेंगे। तो ऋतु जो है शांत पानी में x किलोमीटर पर आवर के अनुसार वो रोइंग कर रही थी। पीछे से क्या आया, पानी का धार आ गया, पानी का धार उसको क्या किया, ढकेलना चालू कर दिया। तो पानी का धार का स्पीड कितना है, पानी का धार स्पीड ऑफ द करंट वाटर y किलोमीटर, पानी का धार उसको y kmph का स्पीड से धक्का मार दिया, y किलोमीटर पर आवर का स्पीड से धक्का मार दिया। तो अब किस स्पीड, जो वो अब किस स्पीड से जाएगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। तो वो जा रहा था पहले x किलोमीटर पर आवर के अनुसार और पानी उसको धक्का मार दिया y किलोमीटर पर आवर के अनुसार। तो डाउन स्ट्रीम में जाते समय दोनों का क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया। दोनों का स्पीड बढ़ गया तो कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो गया। उसी तरह स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम में क्या बोले थे, माइनस हो जाएगा। ये इस अप स्ट्रीम में मतलब वो जा रही है आराम से, इधर इस दिशा में जा रही है, नाव चलाते हुए जा रही है, पानी का धार उधर से आ गया तो इसको ढकलेगा ही, पानी का धार इसको ढकलेगा ही। मान लिया अगर ये ऋतु मान लिया 10 kmph के स्पीड से जा रही थी, अब पानी उधर से धक्का मार दिया 6 kmph का स्पीड से, तब वो कितना स्पीड से जाएगी, तो 10 माइनस 6 यानी अब वो 4 kmph का स्पीड से जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जा रही थी 10 kmph का स्पीड से, अब पानी उसको धक्का मारा 6 kmph का स्पीड से, तो माइनस हो गया ना, उसका स्पीड घट गया, घट कर कितना हो गया, वो जा रही थी 10 में, वो धक्का मार दिया 6 से, तो 10 से 6 गया तो 4 kmph बचा, तो अब वो 4 kmph का स्पीड में जाएगी, मतलब अब वो धीरे धीरे जाती रहेगी। अब पानी का स्पीड तो कंटिन्यू आता ही रहेगा 6 kmph से, और 10 kmph से ये कोशिश करता ही रहेगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, ये सिर्फ 4 kmph का स्पीड से जा पाएगी, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ही जा पाएगी। तो वही चीज़ लिखे हैं अप स्ट्रीम, मतलब पानी की धार के अपोजिट में क्या हो जाएगा, उसका स्पीड जो है माइनस हो जाएगा। वो जिस स्पीड से जा रही थी वो स्पीड, अब पानी का स्पीड कितना है, पानी का स्पीड y है, ये अप स्ट्रीम में है तो माइनस हो गया, ये डाउन स्ट्रीम में है तो प्लस हो गया। ये वाला चीज़ किसी को यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जितना बोल दिए उतना में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम जो भी है, ये जो चीज़ क्या है, ये क्या दिया गया है, स्पीड दिया गया है। तो स्पीड जो ये चीज़ है, स्पीड इक्वल टू इतना, इसका मतलब क्या होता है, स्पीड इक्वल टू इतना किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये पर आवर है ना, ये नीचे क्या है, टाइम यूनिट में दिया गया है, ये 2 आवर नहीं है, 3 आवर नहीं है, 1 आवर में दिया गया। पहले बोले हैं कि स्पीड जो है यूनिट टाइम में निकलता है, तो ये 1 आवर में दिया गया है। इसका मतलब 1, अगर स्पीड x प्लस वाई इतना है, कहीं पे भी स्पीड इक्वल टू अगर इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 1 आवर में इतना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 1 आवर इक्वल टू कितना डिस्टेंस होगा, इतना किलोमीटर डिस्टेंस होगा। 1 आवर इक्वल टू इतना किलोमीटर डिस्टेंस होगा। क्लियर। अब देखिएगा ये जो x प्लस वाई स्पीड कब हुआ था, डाउन स्ट्रीम में हुआ था ना, डाउन स्ट्रीम में हुआ था, ठीक है। ये जो डाउन स्ट्रीम में ये चला क्या था, क्वेश्चन के अनुसार बोला डाउन स्ट्रीम में 2 घंटा चला था, डाउन स्ट्रीम में 2 घंटा चला था। तो अगर डाउन स्ट्रीम में ये स्पीड है तो मतलब 1 घंटा में इतना किलोमीटर चला, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। देयरफॉर 2 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई किलोमीटर, इतना हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में 2 घंटा में इतना किलोमीटर गया, कौन, ऋतु
किसके अनुसार? इसके अनुसार, एक्स वाई जो हम लोग पकड़े हैं उसके अनुसार। हम 2 घंटा का क्यों निकाले, 3 घंटा का क्यों नहीं निकाले? क्वेश्चन देखकर डिसाइड करेंगे कि हमको कितना घंटा का निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 3 घंटा लिखा हुआ रहता तो हम 3 घंटा का निकालते, अगर 4 घंटा लिखा हुआ रहता तो 4 घंटा का निकालते। क्यों? क्योंकि 1 घंटा का इतना है, तो क्वेश्चन में जितना घंटा का दिया रहेगा उतना घंटा का निकालेंगे। तो 1 आवर का स्पीड इतना हुआ, कब? डाउन स्ट्रीम में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि डाउन स्ट्रीम में 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है, लेकिन हम लोग जो यहाँ किए उसके अनुसार क्या हुआ, 2 घंटा में इतना किलोमीटर गया। क्वेश्चन में बोला डाउन स्ट्रीम में 2 घंटा में इतना किलोमीटर गया, और क्वेश्चन में हम लोग यहाँ जो सोल्यूशन कर रहे हैं उस समय हम लोग डाउन स्ट्रीम में 2 घंटा में इतना किलोमीटर निकाले हैं। मतलब 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर दोनों बराबर है, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x + y = 20 हो जाएगा। बार बार किलोमीटर नहीं लिखेंगे। 2x + ये जो किलोमीटर है वही ना ये होगा। ऋतु है ना 2 घंटा में ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, और यहाँ भी ऋतु ट्रेवल कर रहा है। देखो यहाँ भी ऋतु ही ट्रेवल कर रहा है। कौन रोइंग कर रहा है? ऋतु ही कर रही है। लेकिन उसका निकालने के लिए दिया है स्पीड और वाटर का, तो हम लोग एक्स वाई पकड़े, उसके अनुसार स्पीड ए हुआ डाउन स्ट्रीम में। तो अगर स्पीड इतना होता है इसका मतलब 1 आवर में इतना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, तो 2 आवर में इतना किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 2 आवर में इतना किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ये जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी वही बता चुका है। तो यहाँ से x + y = क्या हो जाएगा, 2 इसका नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x + y = 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है नीचे वाला, हाँ आ रहा है। अब फिर से एंड ये वाला चीज़ आप लिखते हैं, ये वाला स्पीड का तो काम हो गया। अब ये स्पीड का मतलब क्या हुआ, अब स्पीड यहाँ भी दिया गया, क्या दिया गया, स्पीड = x - y km/h। ये कब का स्पीड है, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिख भी सकते हो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम देके ये वाला चीज़ लिखना, उसी तरह यहाँ पे अप स्ट्रीम देके भी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब अप स्ट्रीम का स्पीड लिखें, स्पीड = इतना लिखें, तो सेम इसका स्पीड = इतना का मतलब क्या होगा कि 1 आवर में x - y किलोमीटर ट्रेवल किया, 1 आवर में x - y किलोमीटर ट्रेवल किया। अब क्वेश्चन में कितना किलोमीटर है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में भी 2 आवर ही दिया गया, तो यहाँ भी 2 आवर में ही निकालेंगे। अगर अप स्ट्रीम में यहाँ 3 लिखा रहता तो 3 लिखते, ठीक है। जितना अप स्ट्रीम में दिया गया उतना ही लिखेंगे, तो अप स्ट्रीम में भी 2 घंटा लिखा गया है, तो यहाँ भी क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे 2 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा, 1 आवर में इतना जाता है, तो 2 आवर में 2 × इतना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस और अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर गया, इतना किलोमीटर गया, तो 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर बराबर है, तो ये 2x - y = 4, तो यहाँ से x - y = 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको 2 इक्वेशन मिल गया, 2 इक्वेशन मिल गया आपको। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो x का वैल्यू आएगा 6 और y का वैल्यू आएगा 4। x का वैल्यू आएगा 6 और y का वैल्यू आएगा 4। तो लास्ट में लिख दीजिएगा therefore the speed of rowing in still water = 6 kmph। 6 kmph लिखिएगा, स्पीड हमेशा km/h में, यानी डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट बाई टाइम का यूनिट में लिखा जाता है। उसी तरह therefore स्पीड ऑफ द करंट भी लिख दीजिएगा, कितना, 4 km/h, ठीक है, 4 km/h। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल है SHYAM श्याम के मैथमेटिक्स। अगर हम जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है सही से, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अपने करीबी जो भी है उनको शेयर कीजिए। आइए इसका अब इस चैप्टर का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करा देते हैं।